Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकशारी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता के विवाह का समाचार पाकर वे भी सांकशपुरी से मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा अन्य गुरु शतानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने शतानंद जी से कहा, हे घोरवर, भाई कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीतियों और विधि विधानों के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदर पूर्वक यहाँ लेवा लाइए। शतानंद जी जनवासी में महाराज दशरथ के पास पहुंची और उनसे आदर पूर्वक बोले, महाराजाधिराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजनों एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधारकर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ, मंत्रियों एवं राजकुमारों के साथ वहां पहुंचे जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सबका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार से था। आदि रूप स्वयंभू ब्रह्मा जी से मारीची का जन्म हुआ। मारीची के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप जी विश्वान और विश्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुशी हुए। कुशी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण और बाण के पुत्र अनन्य हुए। अनन्य से प्रथ और प्रथ से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए और धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र आयुष्मान और आयुष्मान के पुत्र दिलीप हुए।
दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन्हीं भागीरथ ने अपने तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाए। भागीरथ के पुत्र ककुत्स और ककुत्स के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उसके बाद ही इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रबुद्ध हुए, जो एक श्राप के कारण राक्षस हो गए थे। इनका दूसरा नाम कलमाश्वपाद था। प्रबुद्ध के पुत्र शशंक और शशंक के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र श्रीघत और श्रीघत के पुत्र मरु हुए। मरु के पुत्र प्रशु शुक्र हुए और प्रशु शुक्र के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम महुष था और नहुष के पुत्र ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के पश्चात वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक महाधर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र हुआ, जिसने मिथिला बसाई। मिथिली के पुत्र का नाम जनक था। उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन के पुत्र का नाम शूरवीर था। शूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुकृति हुए। सुकृति के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हयर्ष और हयर्ष के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिज्ञात्मक की उत्पत्ति हुई। प्रतिज्ञात के पुत्र कीर्तिरथ, कीर्तिरथ के पुत्र देवमीण, देवमीण के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महीझक हुए। महीझक के पुत्र का नाम कीर्तिरथ था। कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा, महारोमा के पुत्र स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा के पुत्र हस्वरोमा हुए। हस्वरोमा के 2 पुत्र हुए, उनमें से मैं बड़ा हूँ और मुझसे छोटा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी प्रदेश में रहकर राज्य संभालते थे। कुछ काल पहले सांकस्य के पराक्रमी राजा सुधन्वा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि मैं सीता का विवाह उसके साथ कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुधन्वा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकाश्य पर राजन करता है और मैं मिथिला पर। मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उसके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपने को पुत्रवधुओं के रूप में समर्पित करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, अब इनमें से गोदान कराकर नांदी मोक्षात का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। यह सर्वथा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघा नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फाल्गुनी नक्षत्र होगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गौ, भूमि, स्वर्ण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों ही कुल पूर्णता, धर्म प्रणायन, कीर्ति युक्त एवं समान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वथा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वथा उपयुक्त हैं। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्म प्रणायन एवं प्रतिभा संपन्न है। इनकी भी रूपवती, सुंदर और विवाह योग्य कन्याएं हैं। हे नरश्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि उनका विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर,
आपके इस आदेश को स्वीकारते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी एवं श्रुतकीर्ति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारें। इसके पश्चात मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के साथ जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचकों को 1-1 लाख स्वर्ण मंडित सींगों वाली गायें दान करी और बहुत सारा धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिया। दान आदि से निवृत्त होकर महाराज दशरथ मिथिलेश के राजभवन में जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत के मामा अर्थात राजा कैकेयी के पुत्र युधाजित वहां आ पहुंचे। अभिवादन तथा कुशल समाचार जानने की औपचारिकता के पश्चात उन्होंने कैकेयी नरेश का संदेश देते हुए कहा, महाराज, हमारे पिताजी को भरत को देखने की उत्कृष्ट इच्छा हो रही है, अतः कृपा करके कुछ दिनों के लिए भरत को मेरे साथ उनके ननिहाल भेज दें। इस संदेश को लेकर मैं अयोध्या गया था, किंतु वहां पर ज्ञात हुआ कि आप जनकपुरी गए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। महाराज दशरथ ने युधाजित का समुचित सत्कार किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया और फिर उन्हें लेकर ऋषियों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों सहित यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। थोड़ी देर बाद नाना प्रकार के आभूषणों को धारण किए हुए रामचंद्र अपने भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ उनके पास आकर खड़े हो गए। गुरु वशिष्ठ ने जनक के पास जाकर कहा, हे विदेहराज, महाराज दशरथ के पुत्र अपने पुत्रों के साथ अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, इस प्रकार अनुमति मांगकर वे मुझे क्यों लज्जित कर रहे हैं? वे अयोध्या के ही नहीं मिथिलापुरी के भी स्वामी हैं और मैं तो उनका अकिंचन दास हूँ। क्या कभी स्वामी अपने सेवक से आज्ञा मांगता है? उनसे कहिए चारों कन्याएं विवाह वेदी पर प्रतीक्षारत हैं। वे निसंकोच अंदर चलकर उन्हें सादर पधारने का कष्ट करें। शुभ लग्न का समय भी हो रहा है, मैं चलकर स्वयं उन्हें सादर ले आता हूँ। इतना कहकर वे महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उनको यज्ञ स्थल में ले आए। सबको यथोचित स्थान देकर जनक ने उनकी पूजा की। फिर वशिष्ठ जी से बोले, हे ब्रह्म ऋषि, आप इन ऋषि मुनियों के साथ विवाह कार्य संपन्न कराइए। आपसे अधिक योग्य पुरोहित और कौन हो सकता है? गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राज पुरोहित शतानंद विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण कराया गया। फिर अनेक प्रकार के सुगंध युक्त फूलों से सजाया गया। कुछ दूरी पर चारों ओर गमले सजाए गए, जिनमें चित्र को पसंद करने वाली सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर स्वर्ण पात्रों में धूप, केसर, नैवेद्य, अक्षत, घी, दही, शहद आदि की सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न करने वाले महानुभावों के लिए कुश के आसन बिछा दिए गए। गुरु वशिष्ठ एवं अन्य महर्षियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर यज्ञ वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य से दैदीप्यमान हो रहा था। नख से शिक तक वे बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ रतियों का संयुक्त रूप भी नगण्य प्रतीत होता था। सीता इन सभी बातों से अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री राम के निकट खड़ा करके विनीत स्वर में बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए ये कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदैव छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः हे कौशल्य कुमार, इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से आपके सुख दुख की यह संगनी हुई। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए
लिया हुआ जल वेद मंत्रों के पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी। मृदंग, दुंदुभी तथा नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंजकर इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह को संपन्न हो जाने के पश्चात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों में स्नेहपूर्ण अश्रु भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्य कुल के गौरव, पराक्रमी, धर्मपरायण, तेजस्वी, सौम, विद्वान एवं सदाचार के गुणों से मंडित है। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि उसकी ये चारों कन्याएं गुण, कर्म, स्वभाव से आपके अनुकूल बनकर सब प्रकार से आपकी सुयोग्य अर्धांगिनियां सिद्ध हों। इसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारों ने अपनी नव विवाहित पत्नियों के साथ अग्नि की प्रदक्षिणा की। विवाह संपन्न हो जाने के पश्चात महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सपत्नीक राजकुमारों के साथ अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि विश्राम करके प्रातः काल मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े, गौवें, रत्न जड़ित आभूषण, वस्त्र, बर्तन आदि नाना प्रकार की वस्तुएं देकर अयोध्यापति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक आए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ बोले, हे राजन, मुझे सब प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखिए। मैं एक बार फिर आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरवान्वित किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी एवं दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हूँ, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो इसी के साथ रामायण का 11वां अध्याय यानी कि रामायण का 11वां एपिसोड भी समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड भी बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सभी लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग रामायण वाली प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। रामायण की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग बाकी के एपिसोड्स भी देखें। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले रविवार ठीक सुबह 11 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू।